कावेरी जी के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और वो माँ भी बहुत जल्दी बन गई थी। कावेरी जी को एक बेटा था जो कि पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता था और कावेरी जी मथुरा में रहती थी। शादी के बाद से लेकर घर में बहू के आ जाने तक वो मथुरा में ही रही, मगर 2 साल पहले ही पंकज को अमेरिका के एक जाने माने आईटी कंपनी से जॉब ऑफर हुई, तो पंकज नौकरी करने अमेरिका चला गया। पंकज ने माँ कावेरी जी से भी साथ चलने की जिद की, मगर वो नहीं मानी। फिर यहाँ मथुरा में साल भर अकेले रहने के बाद कावेरी जी ने भी अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। कावेरी जी को अमेरिका आए अब 3 हफ्ते हो गए थे। कावेरी जी दिन भर सोती रहती। जब वो सोकर उठती तो बहू, बेटा, पोता पोती सभी आ जाते थे, पर रात के 8:30 बजते ही वे अपने कमरों में चले जाते थे। वो भी क्या करे, ऑफिस और स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह उठना भी तो पड़ता था। उन सब के जाते ही उतने बड़े घर में वे अकेली रह जाती थी। अकेलेपन से ही तो उबरने के लिए लंबी यात्रा करके वे अपने देश से इतनी दूर आई थी। अकेलापन तो बना ही रहा, बस उसमें सन्नाटा आकर जुड़ गया, जिसे उनका एकाकी मन झेल नहीं पा रहा था। सुई भी गिरे तो उसकी आवाज की गूंज पूरे घर में फैल जाती थी। कितना यांत्रिक जीवन है यहाँ के लोगों का कि आपस में ही संवादहीनता बिखरी रहती है, और बोलते भी हैं तो सब नाप तौल कर। उनके उठने से पहले ही बिना किसी शोर के चारों जन अपने अपने कामों की ओर निकल जाते हैं। जाने के पहले बहू अनु उनकी सारी आवश्यकता की पूर्ति कर जाती थी। अपनी दिनचर्या के बाद पूरे घर में घूमकर कुछ सामान को वह इधर उधर ठीक करती, फिर घर के सदस्यों की असुविधा का ख्याल करके यथावत रख देती। हफ्ते भर की बारिश के बाद बादलों से आंख में चौली करता हुआ उन्हें आज सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। अपने देश के चहल पहल को याद कर उनका मन आज कुछ ज्यादा ही उदास था। इसलिए बहू के मना करने के बावजूद वे लेक की ओर निकल गई। ऊंची नीची चढ़ाई से थक कर कभी वो किसी चट्टान पर बैठकर अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाती, तो कभी आती जाती गाड़ियों को निहारते हुए आगे बढ़ जाती। कहीं गर्व से सिर उठाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की असीम सुंदरता उन्हें मुग्ध कर देती, तो कभी सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगाते हिरणों का झुंड देखकर डर जाती। फुदकते हुए खरगोश को देखकर वे किसी बच्चे की तरह खुश हो जाती। झील के किनारे कतारों में बने घरों की सुंदरता को अपलक निहारते हुए वो अपने धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ कि कब आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अचानक आई इस मुसीबत से निपटने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अपना देश रहता तो भागकर किसी घर के नीचे खड़ी हो जाती, पर इस देश में यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है। आए दिन लाल पीली नीली बत्तियों वाली काम की गाड़ियाँ शोर मचाती गुजरती थी, पर आज इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कोई पता नहीं है। अरे, आप तो पूरी तरह से भीग गई है, अचानक उनके ऊपर छतरी तानते हुए किसी ने कहा, तो कावेरी चौंक कर मुड़ गई। सामने व्यक्ति को देखकर वे संकुचित हो उठी। मैं राहुल, दिल्ली से हूँ, शायद आप भी भारत से ही हैं। आइए ना, सामने ही मेरी बेटी का घर है, बारिश रुकने तक वहीं रुकिए। कावेरी मंत्रमुग्ध सी राहुल के साथ चल पड़ी। पल भर को उन्हें ऐसा लगा कि इस व्यक्ति से उनकी पहचान बहुत पुरानी हो। बड़े सम्मान और दुलार के साथ राहुल ने उन्हें बैठाया। कावेरी को टॉवेल थमाते हुए तेजी से अंदर गए और 2 कप चाय बनाकर ले आए। अभी घर में बेटी नहीं है, वरना उससे कुछ बनवा कर आपको खिलाता। वैसे मैं भी बहुत कुछ बना सकता हूँ। साथ छोड़ने से पहले मेरी पत्नी ने मुझे बहुत काबिल कुक बना दिया था। कहते हुए राहुल की पलकों पर स्मृतियों के बादल तैर गए। राहुल अपने बारे में कहते गए और मौन बैठी कावेरी जी आभासी आकर्षण में बंधी उनके दुख सुख को आत्मसात करती रही। अचानक राहुल के धार प्रवाह वार्तालाप पर विराम लग गया और वे हंसते हुए बोले, आपको तो कुछ बताने का अवसर ही नहीं दिया मैंने। आपने ही
विगत को उतारता रहा। क्या करूं, बेटी की जिद से आ गया। आराम तो यहाँ बहुत है, पर किससे बात करूं? यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है जो पल भर के लिए भी पास बैठ जाए। दिल्ली में बातचीत करने के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो नौकर के परिवार में से इस ललक को शांत कर लेता हूँ। जाते जाते पत्नी ने उन सबको कह दिया था कि साहबजी को भले ही सुख रोटी खाने के लिए ना दे, लेकिन बातचीत हमेशा करते रहना। बालकनी में उनका किचन बनवाकर फ्लैट का एक रूम नौकर को दे दिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राहुल कुछ आगे कहते उससे पहले कावेरी जी ने रोक लगाते हुए कहा, मेरी समझ से बारिश रुक गई है और मुझे चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगा। जब भी अकेलापन महसूस करूँगा आपको परेशान करने चला आऊँगा। कहते हुए राहुल साथ हो लिए। कावेरी भी उन्हें मना नहीं कर सकी। रास्ते भर राहुल अपनी राम कहानी कहते रहे और कावेरी मुख्य श्रोता बनकर सब सुनती रही। राहुल जी दिल्ली के आईटी विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर हैं। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। बातों बातों में ही कावेरी अपने घर पहुंच गई। उन्हें पता ही नहीं लगा। ये बात और थी कि नीचे कटाव पर जब भी वे लड़खड़ाती, राहुल उनकी बाहों को थाम लेते। 1 दशक बाद किसी पुरुष का स्पर्श उनके तन मन को भले ही कंपती कर रहा था, पर अपनेपन का खूबसूरत सुखद एहसास भी उनमें भरता जा रहा था। औपचारिकता निभाते हुए कावेरी जी ने राहुल को अंदर आकर 1 कप चाय पीकर जाने को कहा, तो प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी बच्ची से मुस्कान से उन्हें मोहते हुए कहा, नहीं जी, अब आपको और बोर नहीं करूँगा। किसी और दिन आकर चाय के साथ पोहे भी खाऊंगा। कहते हुए राहुल जाने के लिए मुड़ गए। जब तक वो दिखते रहे, सम्मोहित हुई कावेरी उसी दिशा में ताकती रही। अब जब भी राहुल शाम को सैर के लिए निकलते, कावेरी को साथ लेना नहीं भूलते। कावेरी भी तैयार होकर उनकी बाट जोहती। बोलते बतियाते एक दूजे के सुख दुख बांटते वे बहुत दूर निकल जाते। रास्ते भर राहुल कावेरी का ख्याल रखते और कावेरी भी उनके अपनेपन की ठंडी फुहार में भीगती रहती। कभी पेड़ों के नीचे बैठकर वे अपनी थकान मिटाते, तो कभी झील के किनारे बैठ पानी में तैरने वाले जीवों से बच्चों की तरह खेलते। ना जाने कितनी बार राहुल ने कावेरी का भूतकाल जानने के लिए उन्हें कुरेदा होगा, पर उनकी पलकों पर उतर आए खामोशियां के साए को समेटकर उतना ही जान सके कि 25 साल पहले उनके पति की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। अपने बेटे पंकज को उन्होंने अपने बलबूते पर इतना काबिल बनाया है, जहां पर राहुल अपनी पत्नी को याद कर उदास हो जाते थे, वहीं पर कावेरी अपने पति की स्मृति से उदासीन थी। उनकी असहजता को देखते हुए उन्होंने कावेरी की अतीत की चर्चा फिर कभी नहीं की। कुछ ही दिनों में कावेरी और राहुल के बीच की औपचारिकताएं ना के बराबर रह गई। घर के सदस्यों को अपने कामों की ओर जाते ही या तो राहुल कावेरी के पास आ जाते या कावेरी उनके घर चली जाती। दिन भर का लंबा साथ उन दोनों को ताजगी से भर देता। फिर देश भी ऐसा कि जहाँ किसी को किसी और को देखने की फुर्सत नहीं होती है। बहुत हुआ तो हाय हेलो कहकर आगे बढ़ गए। ऊंची नीची चट्टानों पर उगे जंगलों के बीच बने आलीशान महलों को निहारते समय राहुल हमेशा कावेरी जी की कलाइयों को थामे रहते। कावेरी का थोड़ा सा भी लड़खड़ाना राहुल को बेचैन कर देता। वहां पर किसी को किसी से मतलब ही कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों को तुल दे। ऐसे ही मधुयामिनी बने उन दोनों के दिन गुजरते रहे। बारिश और धूप की आंख मिचौली राहुल और कावेरी के बीच की दूरियां समाप्त करती रही। एक दूसरे में वे ऐसे खोए कि विगत की सारी खट्टी मीठी यादें विस्मृत हो गई थी। स्वयं के परिवर्तित रूप पर दोनों आश्चर्यचकित थे। 5 दिनों के साथ के बाद एक वीकेंड में जब दोनों के परिवार घर में रहते थे, तो इस उम्र में भी वे एक दूजे के सानिध्य के लिए तड़प उठते थे। उन 2 दिनों में कावेरी जी घर में जो डिश बनाती, राहुल के लिए रखना नहीं भूलती। हमेशा अकेलेपन का रोने वाली उदासी की
प्रतिमूर्ति बनी माँ के चेहरे पर छाई खुशियों की लालिमा उनके बेटे और बहू से छुपी नहीं रही। माँ को खुश देखकर पंकज की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं था। पंकज ने जब से होश संभाला, उसने माँ को हमेशा ही उदास और सहमा हुआ पाया। अपने पापा की गरजती आवाज से डरकर हमेशा वह माँ की गोद में छुप जाया करता था। दूसरों के समक्ष अकारण ही मम्मी को तिरस्कृत करना, उनके कामों में नुक्स निकालना, उनके मायके वालों को अनुचित बातें कहना, सभी अपनों के साथ अप्रिय आचरण करना आदि पापा के बेशुमार असहनीय आदतें थे। ऑफिस हो या घर, शायद ही कोई उन्हें पसंद करता था। उसे याद नहीं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गोद में उठाकर कभी प्यार किया हो। बाद में उसने जाना कि मम्मी का अपार सौंदर्य की स्वामिनी के साथ अति प्रतिभाशालिनी होना ही अति साधारण रंग रूप और अति साधारण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पापा को कभी न सुहाया। उनमें झूठी गलतियां निकाल उन्हें अकारण तिरस्कृत करके जब तक जीवित रहे अपने अहम को संतुष्ट करते रहे। आए दिन शराब के नशे में मम्मी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके अपनी खीज उतारते रहे। समाज आने पर जब भी उसने मम्मी को बचाने की कोशिश की तो पापा ने उसे रुई की तरह धुन कर रख दिया। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण उनसे प्यार करना तो दूर, वह कभी उनका सम्मान भी नहीं कर सका। उसके लिए सारे रिश्तों का पर्याय उसकी माँ ही बनी रही। कार दुर्घटना में हुई पापा की मृत्यु ने देख के बदले आए दिनों की जिल्लतों से उन्हें मुक्ति ही दिलाई थी। कावेरी ने कोचिंग सेंटर क्या ज्वाइन किया, घर में पढ़ने वालों विद्यार्थियों की कतार ही लग गई, जिससे उनकी सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो गया। आज वो जो कुछ भी है अपनी मम्मी की अटूट साधना और तपस्या के कारण ही है। जीवन में हर स्त्री को सुयोग्य जीवन साथी की कल्पना होती है। मम्मी को वो भी कभी नहीं मिला। पूरा जीवन अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं को दहकते रेगिस्तान में नंगे पैरों में वे दौड़ती रही। उसकी राह की सारी बाधाओं को अपनी पलकों से चुनती रही। क्या पता राहुल अंकल के साथ ने इस उम्र में वर्षों की उनकी मुराद पूरी कर दी हो। कावेरी जी के उच्चारण से राहुल अंकल की जुबान भी तो नहीं थकती। कितने खिल उठते हैं वो माँ को देखकर ही। अपनी माँ के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए अलग जाति से आने वाले राहुल अंकल की याचना भी करनी पड़े तो उसे कोई मलाल नहीं होगा। उसे पूरा विश्वास है कि वे माँ को बहुत पसंद करते हैं। राहुल अंकल की बेटी सारिका भी उसकी माँ को मान सम्मान देने के साथ उन्हें कितना चाहती है। उसकी माँ है ही ऐसी कि उनके मुंह पास में सभी बंध जाए। वो सारिका से बात करेगा, यह सोचकर ही वो खुशियों से भर उठा। माना कि प्यार के फूल उम्र की शाखों पर नहीं खिलते, पर ऐसा भी तो होता है कि दुनिया की हर रीत, हर रस्म से बहुत दूर खिलता है प्यार का कोई फूल और महक उठती है पूरी धरती। दुनिया के किसी भी कोने में, उम्र के किसी भी मोड़ पर प्यार आकर कलाई थाम ही लेता है और टूट जाती है सारी रवायतें। राहुल के बिना कावेरी जीने की कल्पना से कांप उठी। अपार सौंदर्य और प्रतिभाशालिनी कावेरी को बेटे के साथ ही अपनाने के लिए कितनों ने हाथ बढ़ाया था, कितनों ने प्रणय याचना की थी, पर कठोर बनी कावेरी सारे प्रस्तावों को ठुकराती रही। वही कावेरी आज राहुल को प्रिया बनाने को आतुर थी। उम्र के इस पड़ाव पर राहुल के प्रति इतना प्रेम समय और समाज के आईने में निंदा का ही विषय होगा। इस सच्चाई से कावेरी अनजान नहीं थी। वे किसे बताए कि अब तक के जीवन में प्यार उनके लिए मृग तृष्णा ही बना रहा। सपनों से भरे दिन और चाहत से भरी रातों की बात उनकी जुबान पर आना भी कितनी लज्जाजनक बात होगी। दिल्ली में राहुल से इसी तरह क्या वो मिल सकेंगी? पता नहीं किन किन रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। उधर सारिका भी अपने पापा में आए बदलाव को महसूस कर रही थी। मम्मी की यादों में खोकर रह जाने वाले पापा को कौन सी जादुई छड़ी मिल गई है जिसके स्पर्श से वे इतने तरोताजा हो गए हैं कि अपनी उम्र को पीछे की दहलीजों पर भगाए जा रहे हैं। कहीं यह आंटी की संगति का असर तो नहीं है? सुंदरता और सौम्यता के साथ कितनी प्रतिभाशालिनी है वे।
किसी भी टॉपिक पर ऐसे व्याख्यान देंगी कि उनसे मन बांध कर रह जाता है। पापा के साथ हम सभी को देखकर कमल की तरह ही वे खिल जाती है। उनके यहाँ जाने पर डिनर करके ही आने देती है। हाँ ना कि उनकी ममता में मम्मी का दुलार उभर आता है। पापा तो उन्हें देखते ही खुशी के मारे चाहने लगते हैं। अब तो वो आंटी के साथ जाकर ग्रोसरी वगैरह ही नहीं बल्कि सब्जी फल भी खरीद लाते हैं। लाइब्रेरी जाकर अपनी पसंद की किताबें ले आते हैं। आंटी को माँ बना लेने की बात मजाक में ही उसके पति का कहना उसे सुख की अनुभूतियों से भर गया था। काश ऐसा हो सकता, पर उनका बेटा क्यों मानने लगा। जाति से कहाँ वे और हम कहाँ, सोचकर सारिका का मन छोटा हो गया। फिर भी वो पंकज से बात करेगी, देखे वो क्या कहता है। जितनी बेबाकी से वे यहाँ पर कावेरी से मिलते हैं, क्या दिल्ली में मिल सकेंगे? वहाँ का समाज इसे सहन कर सकेगा? उन पर तो हंसेगा ही और उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उनकी कावेरी को कोई चरित्रहीन कहे, उनकी आत्म सहन कर पाएगी? कदापि नहीं। जब वो मॉल, रेस्टोरेंट, स्टोर्स या सड़कों पर चहल कदमी रख करते हैं तो सभी उन्हें परफेक्ट कपल ही सोचते हैं। कौन देखता है इस देश में अगर उन दोनों के बीच की दूरियां मिट भी जाती है तो वो तो ग्रीन कार्ड होल्डर है। अगर कावेरी रजामंद हो तो उन्हें ब्याह कर इसी देश में बस जाएं। इसी बीच कावेरी और राहुल का परिवार घूमने के लिए गए। फूलों की इस खूबसूरत नगरी में कावेरी और राहुल को पीछे छोड़कर सभी आगे बढ़ गए। अचानक ही सारिका और पंकज को अपने पापा और मम्मी की खुशियों के राज का पता चल गया। उसी क्षण उन दोनों ने उन्हें एक करके उनकी खुशियों को बनाए रखने का निर्णय ले लिया। घर के सभी सदस्यों की खुशियां और उत्साह का कारण चाहकर भी कावेरी नहीं जान पाई। बड़े प्रेम और आग्रह से बहू ने अपनी सुंदर सी साड़ी सास को पहनाई। चांदी के चंद तारों के लिए लंबे बालों का जूड़ा बनाकर कावेरी के माथे पर छोटी लाल बिंदिया क्या लगाई। उनकी रूप राशि पर मोहित होकर वह स्वयं ही लिपट गई। माँ के नए रूप को पंकज भी देखता ही रह गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की बात कहकर बहू ने सास का सामान भी पैक कर दिया था। हमेशा की तरह पंकज और सारिका का परिवार अपनी गाड़ियों से निकल पड़े। आज उनकी गाड़ियां सिटी हॉल के सामने रुकी, जहां आने की अनुमति उन्होंने ले रखी थी। दोनों ने राहुल जी की और कावेरी जी को लेकर जाकर जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने बाइबिल को साक्षी रखते हुए पेपर पर उन दोनों के साथ गवाह बनने सारिका और पंकज के हस्ताक्षर लिए। जज की बधाई देने के बाद कावेरी अवगत होकर आश्चर्यचकित ही थी कि सारिका और पंकज मम्मी पापा कहते हुए उन दोनों से लिपट गए। बाकी की रस्में मंदिर में जाकर संपन्न हुई। नव परिणीता कावेरी के चेहरे पर से राहुल की नजरें ही नहीं हट रही थी। सारिका पिता के साथ मिलकर महीने भर से तैयारियां कर रही थी। लज्जा से कहीं माँ शादी के लिए मना न कर दे, इसलिए बेटे और बहू ने शादी की बात उनसे छुपा रखी थी। माँ के छलकते रूप और खुशी पर पंकज बलिहार था, तो उधर सारिका भी अपने पापा की खुशियों को समेट नहीं पा रही थी। पंकज की जुबान राहुल जी को पापा कहते थक नहीं रहा था, तो सारिका किसी बच्ची की तरह कावेरी से लिपट जा रही थी। पोते पोती भी ग्रैंड मॉम और ग्रैंड पा को देखकर किलक रहे थे। दोस्तों, अपने माँ की खुशी की खातिर पंकज ने और अपने पापा की खुशी की खातिर सारिका ने सही किया या गलत, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।